हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश न्यू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने उसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने परागकण की संरचना के विषय में चर्चा की थी। परागकण की संरचना, और हम लोग उसके साथ साथ एनसीईआरटी के प्रत्येक बिंदु को समझ रहे हैं, हर एक बात को समझ रहे हैं। एनसीईआरटी का किस शब्द का क्या मतलब है, किस पंक्ति का क्या आशय है, इन सभी बिंदुओं को हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर परागकण की संरचना में जरा हम लोग एक बार कुछ बिंदुओं पर एक बार नजर डाल लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। परागकण में हमको क्या क्या देखने को मिला था। परागकण की जो संरचना थी उसमें सबसे बाहरी परत देखने को मिली थी, सबसे बाहरी परत देखने को मिली थी। बाहरी परत को हम लोगों ने कहा था बाह्यचोल। क्या कहा था? बाह्यचोल। जो कैसी परत थी? असतत है ना, असतत परत थी। तीसरी आंतरिक जो परत थी परागकण की, जो आंतरिक परत थी उसे हम लोगों ने अंतःचूल कहा था। जो कैसी थी? सतत परत थी। कैसी थी? सतत परत थी। तो ये किसकी बनी थी और ये किसकी बनी थी? ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, कमेंट करके आंसर हमको बताना है कि सबसे बाहरी परत का निर्माण किससे होता है और आंतरिक परत का निर्माण किससे होता है ना, किस पदार्थ से बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन आपको यह भी बताना है, परागकण में बाह्य परत कहां अनुपस्थित होती है? बाह्य परत कहां अनुपस्थित होती है? कहां अनुपस्थित होती है? इन क्वेश्चनों की आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, और परागकण में क्या देखा था? परागकण में हमने जनन क्षेत्र को देखा था, है ना। और परागकण में हम लोग जो परागकण एक जीवाश्म की भांति संरक्षित रहते हैं, उसके पीछे मुख्य कार्य जो होता है वो बाहरी परत का होता है। ये भी हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम जो लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग टॉपिक होगा परागकण का अंकुरण, या हम बोल सकते हैं पराग नलिका का निर्माण, है ना। आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है, परागकण का अंकुरण कैसे होता है, इन बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने परागकण की संरचना, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इन 3 क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है। ठीक है, क्योंकि यदि आप लोग कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन भेजते हो तो इससे पता चलता है कि वास्तव में आप लोग लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो, आप वास्तव में नीट की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ जागरूक हो और आप पूरे के पूरे चैप्टर पर या सिलेबस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हो। और जरूरी भी है, क्योंकि जो वर्क आपको दिया जाता है कभी भी वर्क में चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भी दिए हुए गृह कार्य में कदापि आलस नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि आप एक देश के होनहार भविष्य हो, आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। तो उस जिम्मेदारी का महत्व समझिए और उसकी आदत डाल दीजिए कि जो हमको वर्क दिया गया है, जो हमको कार्य बताया गया है, वो कार्य
हम बखूबी से निभा सके। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे परागकण। परागकण में क्या होता है कि परागकण में आपको अंतः परत देखने को मिलती है ना, ये आपको बाह्य परत देखने को मिलती है ना। इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है पर्याप्त मात्रा में और एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है ना। तो क्या होता है कि जो परागकण होता है उसके अंदर हमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक देखने को मिलता है। परागकण का निर्माण किस प्रकार होता है, किस परत का क्या कार्य होता है, इन छिद्रों का क्या कार्य होता है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग इसमें आगे चर्चा करेंगे कि परागकण की जो नलिका बनती है, पराग अंकुरण होता है, यानी जो पराग नलिका का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। आज हम लोग इन बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात ध्यान रखिए, आप लोग अपने पास एनसीईआरटी बुक को रखिए। मैं आपके आगे एनसीईआरटी बुक को पूरा 100% उपलब्ध करा रहा हूं और मैं हर एक पंक्ति को पढ़ता हूं। आप लोग भी उन पंक्तियों के, उन शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास किया करो। क्या हुआ यहाँ पे, जो आपका परागकण था, परागकण में क्या था, प्रारंभ में परागकण में क्या था, कोशिका द्रव्य था, है ना, कोशिका द्रव्य था और केंद्रक था। ये दो चीजें हुआ करती थी, है ना। प्रारंभ में जो आपका परागकण था उसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक था। अब क्या होता है, क्या होता है इसमें, सर्वप्रथम इसमें समसूत्री विभाजन की शुरुआत होती है और वो समसूत्री विभाजन होता है केंद्रक का, और केंद्रक जो केंद्रक होता है उसका होता है समसूत्री विभाजन। और वो समसूत्री विभाजन कैसा होता है, असमान समसूत्री विभाजन होता है, याद रखना। कैसा होता है, असमान सूत्री विभाजन। जब असमान सूत्री विभाजन हुआ, सीधी सी बात है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि असमान, जो समान ना हो। असमान सूत्री विभाजन होने के कारण जो केंद्रक या जो अन्य जो भी बनने वाली रचना होगी, असमान सूत्री विभाजन के बाद जो भी बनने वाली रचना होगी वो समान नहीं होगी। यदि सूत्री विभाजन बोल दिया जाए तो बनने वाली संरचना समान होगी। तो इसमें क्या हुआ कि इसके केंद्रक का जब विभाजन हुआ, केंद्रक के अंदर विभाजन हुआ असमान सूत्री विभाजन। कौन सा हुआ, असमान सूत्री विभाजन। तो असमान सूत्री विभाजन के बाद दो केंद्रकों का निर्माण हुआ। कितने केंद्रकों का निर्माण हुआ, दो केंद्रों का निर्माण हुआ। एक आपका छोटा केंद्रक बना, छोटा केंद्रक बना, और एक आपका बड़ा केंद्रक बना। क्या बना, बड़ा केंद्रक बना, क्योंकि असमान सूत्री विभाजन हो रहा था। अब जब असमान सूत्री विभाजन होगा, ये असमान समसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पर असमान केंद्र भी बनेंगे। एक आपका बड़ा केंद्रक बना, एक आपका छोटा केंद्रक बना। कितने केंद्र बने, दो केंद्र बने। एक बड़ा केंद्रक बना और एक छोटा केंद्र बना। जो बड़ा केंद्रक था, जो बड़ा केंद्रक था वो कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में तैर रहा था। किस प्रकार से था होगा, समझो। ये आपका केंद्रक है, इसमें जब असमान सूत्री विभाजन हुआ, दो केंद्रक बने। एक ये छोटा केंद्रक बना और एक ये बड़ा केंद्रक बना। दो केंद्रक बनकर तैयार हो गए। अब क्या हुआ, जो आपका बड़ा केंद्रक था, जो बड़ा केंद्रक था, ये स्वतंत्र रूप से द्रव्य में तैर रहा था, स्वतंत्र रूप से द्रव्य में पड़ा हुआ था। किसमें, कोशिका द्रव्य में।
कोशिका द्रव में पड़ा हुआ था, है ना। स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में पड़ा हुआ था जो बड़ा केंद्रक था, और जो छोटा केंद्रक था ये भित्ति, कौन भित्ति, पराग की भित्ति, लिख देता हूं, पराग भित्ति, पराग भित्ति के पास या परिधि बोल सकते हो, परिधि भाग पर आकर व्यवस्थित हो गया, व्यवस्थित हो गया। तो अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, छोटा केंद्रक है, परिधि भाग पे आके व्यवस्थित हो गया, और बड़ा केंद्रक है वो कोशिका द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक पड़ा हुआ है, तैर रहा है। ये घटना चलती रही। अब क्या हुआ, अब क्या होता है कि जो छोटा केंद्रक था वो परिधि पर था, और जो बड़ा केंद्रक था वो तैर रहा था। अब क्या हुआ, धीमे धीमे परागकण का विकास जारी है, परागकण का विकास जारी है। अब क्या हुआ कि इस छोटे केंद्रक ने, मेरी बात सुनना बड़ी ध्यान से, छोटे केंद्रक ने अपने पास कोशिका द्रव को एकत्र करना शुरू किया। छोटे केंद्रक ने अपने पास कोशिका द्रव को एकत्र करना शुरू किया। जब कोशिका द्रव एकत्र होने लगा, जब कोशिका द्रव एकत्र होने लगा तो उसमें क्या हुआ कि छोटे केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव का विभाजन होने लगा। अब कोशिका द्रव के विभाजन के लिए क्या होगा, एक परत का निर्माण होगा। तो इसने क्या किया कि अपने चारों ओर एक परत का गठन कर लिया, इस तरह से लेयर बना ली। ये है ना, जो छोटा केंद्रक था उसने अपने चारों ओर एक लेयर का निर्माण, कवरिंग बाउंड्री वॉल बना ली, और कहा हम इस बड़े केंद्रक के द्रव्य से पूर्णतः अलग हैं। तो अब यहां पे हमको इस संरचना देखने को मिली, यहां पर हमको दो कोशिकाएं देखने को मिली, परागकण में हमको दो कोशिकाएं देखने को मिली। कितनी कोशिकाएं देखने को मिली, दो कोशिकाएं देखने को मिली। वो दो कोशिकाएं कौन है, एक कोशिका आपको ये दिख रही है ना, और एक कोशिका आपको ये दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही। तो जो एक जो आप देख रहे हैं कोशिका आकार में छोटी है, तो एक हमें छोटी कोशिका प्राप्त हुई। समझो, पहले छोटी कोशिका प्राप्त हुई, इसमें छोटा केंद्रक भी था। मेरी बात सुनना बड़ी ध्यान से, ठीक है। मैं जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूं, यहाँ मैं आपकी एक एक देखो, एक चीज नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जितना आपका बेसिक बेहतर होगा, जितना आप सब्जेक्ट को अच्छे से उसकी बारीकियों को समझोगे, उतना बेहतर आपका सब्जेक्ट होगा, उतना आनंद आएगा पढ़ने में। तो क्या हुआ कि इसमें जो पहली कोशिका थी वो छोटी कोशिका थी, छोटा केंद्रक था। छोटी कोशिका थी, छोटा केंद्रक था। इस कोशिका को कहा मैंने जनन कोशिका। क्या कहा, जनन कोशिका। और जनन कोशिका के केंद्रक को क्या कहते हैं, जनन कोशिका। कौन है जनन कोशिका, ये रही जनन कोशिका, ठीक है। क्या है ये, जनन कोशिका। ये है जनन कोशिका की नहीं है, बोलो। तो जनन कोशिका के केंद्रक को, जनन कोशिका के केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं। बात सुनना की। अब कहोगे सर हाँ, एक कोशिका तो ये हो गई, कहोगे एक कोशिका हमको और दिख रही है। कहां दिख रही है, ये कोशिका दिख रही है। अब बताओ ये आकार में कैसी है, आप कहोगे सर ये तो आकार में बड़ी है। तो दूसरी कौन, बड़ी कोशिका प्राप्त हुई, बड़ी कोशिका प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका में केंद्रक कैसा है, आप कहोगे सर सीधी सी बात है, बड़ा केंद्रक दिख रहा है हमको,
है ना। तो इसमें बड़ा केंद्रक था। अब बड़ी कोशिका बड़ा केंद्रक, इस कोशिका को कहा गया कायिक कोशिका। क्या कहा गया? कायिक कोशिका। और कायिक कोशिका के केंद्रक को कायिक कोशिका के कायिक कोशिका के केंद्रक को कायिक केंद्रक कहा जाता है। कायिक केंद्रक कहा जाता है ना। तो कायिक कोशिका के केंद्रक को कायिक केंद्रक कहा जाता है, जैन कोशिका के केंद्रक को जैन कोशिका कहा जाता है। जैन कोशिका का केंद्रक छोटा होता है, कायिक कोशिका का केंद्रक बड़ा होता है। कायिक कोशिका छोटी, रॉन्ग, गलत हो गया। कायिक कोशिका बड़ी होती है और जैन कोशिका छोटी होती है। बेसिक इंफॉर्मेशन यही है ना। तो क्या होता है कि आपको इससे बिंदु पता होने चाहिए, है ना। क्या हुआ कि जो कायिक कोशिका है, जैन कोशिका है, इनके विषय में अच्छे से हम लोग समझ गए। कायिक कोशिका का केंद्रक कोशिका द्रव्य में स्वतंत्रता पूर्वक तैरता है, जबकि जैन कोशिका का केंद्रक परिधि भाग पर होता है। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होती है, जैन कोशिका आकार में छोटी होती है। कायिक कोशिका का केंद्रक बड़ा होता है, जैन कोशिका का केंद्रक छोटा होता है। यही बातें पता होनी चाहिए। कायिक कोशिका के केंद्रक को कायिक केंद्रक कहते हैं और जैन कोशिका के केंद्रक को जैन केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार ये हमको पता चल गया। अब आगे क्या होता है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, तो देखो यहां पे ये आपकी रही कायिक कोशिका। क्या हो गई ये? कायिक कोशिका, है ना। ये हो गई आपकी कायिक कोशिका। तो यहां पर हमको दिख रहा है हिसाब से एक छोटी कोशिका बनती है, छोटा केंद्रक होता है, उसे जैन कोशिका कहते हैं। जैन कोशिका के केंद्रक को जैन केंद्रक कहते हैं। एक बड़ी कोशिका होती है, बड़ा केंद्रक होता है, इसे कायिक कोशिका कहते हैं। और कायिक कोशिका के केंद्रक को कायिक केंद्रक कहा जाता है। अब देखो आगे, है ना। अब इसमें जो केंद्रक जो बने थे, विभाजन कौन हुआ था? असमान विभाजन था। कैसा था? असमान सूत्री विभाजन था, इसीलिए केंद्र भी असमान बने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। ये कायिक कोशिकाएं और जैन कोशिकाएं बनकर तैयार होंगी। यहां तक हमको बात समझ में आ जाती है ना। चलो अब आगे की इंफॉर्मेशन देखते क्या हुआ। अब जैन कोशिका ने क्या किया? जैन कोशिका ने अपने आप में, जैन कोशिका परागभित्ति से, जैन कोशिका अपने आप को परागभित्ति से अलग करने लगती है। क्या करती है? जैन कोशिका अपने आप को परागभित्ति से अलग करती है। कैसे अलग करती है? देखो क्या करेगी ये। देखो मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं समझाने के लिए आपको। ये आपका परागकण रहा। क्या रहा? परागकण। ये परागकण की आपकी बाह्यपरत हो गई, है ना। और ये परागकण की अंतःपरत होगी। ठीक है, ये अंतःपरत हो गई, ये बाह्यपरत हो गई। अब इसमें क्या था? ये कायिक कोशिका का केंद्रक था, है ना, और ये जैन कोशिका का केंद्रक था, है ना। अब क्या हुआ कि जो इसकी भित्ति थी, जो लेयर थी, वो इस प्रकार यहां से केंद्रक को अलग करने लगी।
किस केंद्रक को? जनन केंद्रक को। यानी जनन कोशिका जो है वो अपने आप को यहां से अलग कर रही है। क्या कर रही है? अलग कर रही है। फिर धीमे धीमे इसमें आगे फिर प्रोसेस जारी रही, प्रक्रिया का पूरा यानी घटनाक्रम पूरा का पूरा घटनाक्रम जारी रहा। धीमे धीमे ये लगातार जनन कोशिका अपने को अलग कर रही थी। है ना? अब उसने क्या किया? इस प्रकार पूर्णता उसने अपने आप को अलग करने लगी। ये आपका कोशिका द्रव्य भरा हुआ है इसमें, ठीक है। फिर क्या हुआ? आगे देखो क्या घटनाक्रम घटता है। आगे ये जो आपकी जनन कोशिका थी ये पूर्ण रूप से केंद्रक के साथ परागभित्ति से अलग हो जाती है। कैसे हो जाती है? अलग हो जाती है ना? ये देखो, ये देखो अलग हो गई। इस प्रकार ये अलग हो जाती है। अब ये जो जनन कोशिका है, आप देख रहे होंगे प्रारंभ में जनन कोशिका इस प्रकार जुड़ी हुई थी। धीमे धीमे कोशिका ने अपने आप को नैरो किया और ये अपने आप को धीमे धीमे अलग करने लगी। अलग करते हुए अंत में अपने आप को अलग कर लेती है। अब यहाँ पर दो असमान प्रकार की कोशिकाएं भी बन जाती हैं। हमने भी पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़ के आए कि असमान सूत्री विभाजन हुआ, असमान केंद्रक बने। बड़ा केंद्रक जो बना वो बड़ी कोशिका में था जिसे कायिक केंद्रक कहा गया, कोशिका को कायिक कोशिका कहा गया। छोटा केंद्रक जो बना वो छोटी कोशिका में था, उसे जनन कोशिका कहा गया। उस केंद्रक को जनन केंद्रक कहा गया। तो यहाँ पर ये आपकी जनन कोशिका बनकर तैयार हो गई। अब यहाँ पर देखो, आप टॉपिक को रटना नहीं है। ये आपकी होगी जनन कोशिका। जनन कोशिका हो गई। अब ये जनन कोशिका क्या करती है? जनन कोशिका अपने आप को पूर्ण रूप से कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से छोड़ देती है। देखिए इस तरह से देख सकते हो यहां पर। अब ये क्या होगा कि जो कायिक कोशिका है उसके कोशिका द्रव्य में जनन कोशिका स्वतंत्रता पूर्वक तैरती है। तो एक बात हमको यहां याद समझ में आ गई कि कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में जनन कोशिका स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। इतना हो गया कि नहीं हो गया? अब कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में जनन कोशिका स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। देखिए इस प्रकार तैर रही है। अब यहां पर आपको अब दो कोशिकाएं असमान कोशिका हैं। अब यहां पर जो आपको जनन कोशिका दिख रही है ये कोशिका आपको एक अलग संरचना को दर्शा रही है। देख रहे होगे आप, ये जो जनन कोशिका इसकी संरचना को देखिए ध्यान से। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? इसलिए कहा जाता है जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका तरकुनुमा दिखती है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा ये क्रमी सदृश्य
दिखाई देती है। कौन? जैन कोशिका। तो ये बिंदु भी आपको स्पष्ट हो गए होंगे कि जैन कोशिका क्रमी सदृश क्यों कहते हैं, जैन कोशिका को तर्करूपी कोशिका क्यों कहते हैं, जैन कोशिका कायिक कोशिका में क्यों तैरती है, ये सब बातें समझ में आ गई। देखो इतना सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा नहीं है लेकिन बताया सब गया है। कहोगे सर लिखा नहीं है बताया सब गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी ने क्या किया है कि पूरी की पूरी बायोलॉजी को बड़ा एक सीक्वेंसबद्ध तरीके से एक छोटे शब्दों में काफी कुछ कहा है, छोटे शब्दों में काफी कुछ कहा है। यानी कहने का मतलब है कि उन शब्दों को यदि आप अच्छे से समझोगे तो आपको लगेगा नहीं, हमको थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर जाके समझना पड़ेगा। ये वास्तव में हम एनसीईआरटी के बाहर नहीं है, हम एनसीईआरटी के अंदर ही है, क्योंकि आप जो एनसीईआरटी में उन्होंने सीधा लिख के बता दिया है, जो आपकी मेडिकल बुक है बायोलॉजी की, उसमें जो उन्होंने सीधा एक लाइन में लिख के पूरी बात अपनी कह दी है, उस बात को इस प्रकार समझना बहुत जरूरी है। मैं भी आपको एनसीईआरटी पढ़ के बताऊंगा, पहले आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो क्या होता है कि यहाँ पर कायिक कोशिका कि कोशिका द्रव में जैन कोशिका स्वतंत्र रूप से तैर रही थी। जैन कोशिका हमको तर्कनुमा दिखाई पड़ती है क्रमी सदृश। कई बुकों में जो अच्छी मेडिकल बुकें हैं या आप जो देखोगे, पहले जो AIPMT हुआ करता था है ना, एम्स और जेपमर जो हुआ करता था, जिसको अब नीट में ही जोड़ दिया गया है, उसमें इस तरह से क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन किया करते थे क्रमी सदृश से, है ना। तो क्रमी सदृश क्या है ना, तर्कनुमा तो आप लोगों को मिल जाता है समानता पढ़ने को, क्रमी सदृश में बड़ा डाउट होता है। तो वो जैन कोशिका ही होती है। अब क्या हुआ, हम इस जैन कोशिका को क्या कहते हैं, क्रमी सदृश दिखती है या तर्कनुमा दिखती है। अब क्या होता है, अब आगे की बात समझते हैं। अब यहां पर क्या हुआ देखो, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्या हुआ, परागकण दो कोश की अवस्था प्राप्त कर चुका है। परागकण कै कोश की अवस्था में है, परागकण जो है आपका ये कै कोश की अवस्था में है। आप कहोगे सर ये परागकण दो कोशिकीय अवस्था को दर्शा रहा है। जो ये आप यहां पे फिगर देख रहे हो, ये दो कोशिकाओं को ही दर्शा रहा है, दो कोश की अवस्था को ही प्रस्तुत कर रहा है। एक कोशिका है आपकी जैन कोशिका और एक आपकी है कायिक कोशिका। तो दो कोशिका ही तो दो कोशिकाओं को दो कोश की अवस्था को दर्शा रहा है। तो परागकण ये दो कोश की अवस्था को दर्शा रहा है। कहोगे सर तो क्या परागकण दो कोशिकाओं से अधिक भी अवस्थाओं को दर्शाता है? हाँ, परागकण क्या होता है कि तीन कोश की अवस्था को भी शो करता है। कहोगे सर वो तीन कोश की अवस्था कैसे दर्शाता है? समझो, क्या होता है कि परागकण में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन है ना, जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का और निर्माण करती है। जो नर युग्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नर युग्मक कहलाते हैं। यानी परागकण में जैन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा है ना दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक। तो जब दो नर युग्मक हो जाएंगे और एक कायिक कोशिका, तो कितनी कोशिका हो जाएगी? टोटल तीन कोशिका हो जाएगी। तब तीन कोश की अवस्था को दर्शाएगा। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, चलो देखते हैं।
ठीक है। तो जनन कोशिका ही पुनः समसूत्री विभाजन करेगी और ऐसा सभी पादपों में नहीं होता है। जैसे जो टोटल इस अर्थ पर पादप है उसमें कुछ पादप 2 कोशिकीय अवस्था को दर्शाते हैं प्रारंभ में और कुछ 3 कोशिकी को ही दर्शा देते हैं प्रारंभ में ही। तो क्या है, चलो उसको हम लोग समझते हैं। देखो क्या हुआ, ये परागकण आप लोगों को समझ में आ गया। अब परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में परागकोश से बाहर निकलकर वर्तिकाग्र पर आ जाता है। समझो क्या होता है कि परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में ही परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आ गया। चलो बनाते हैं वर्तिका। है ना, ये हो गया वर्तिकाग्र, ठीक है। इस पर आ गया आपका परागकण, परागकण आ गया। परागकण ने की ये बाहाचुर हो गई, है ना, परागकण की ये बाहाचुर हो गई, है ना, और ये इसकी आंतरिक चोट हो गई। अब क्या हुआ, अब मैं इस परागकण को इधर दर्शाता हूं। ये इस प्रकार परागकण रहा है जो आपकी वर्तिकाग्र पर है। इसमें क्या हुआ ये बाहाचोल है, मैं इस परागकण को यहां दर्शा रहा हूं, ठीक है, और ये अंतःचूल है। इसमें क्या है, 2 कोशिकाएं हैं, एक आपकी ये कायिक कोशिका है और एक आपकी ये जनन कोशिका है। क्या है, जनन कोशिका है, जनन कोशिका है। एक कायिक कोशिका है, एक जनन कोशिका है। अब क्या हुआ, ये परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचा, वर्तिकाग्र ने पहचाना कि अरे भाई तो परागकण आया है, वो हमारी ही जाति का है ना, हमारे ही वर्ग का है। उसने कहा ठीक है, आओ भाई तुम्हारा स्वागत है। आपके जब घर पर कोई मेहमान आता है, जब आपके घर पर कोई मेहमान आता है तो आप लोग क्या करते हो, उस मेहमान को जैसे ही उसने आपके गेट की बेल को बजाया, आपके घर पर आया और उसने बेल को बजाया, आपने गेट खोला, आपने देखा अरे ये तो मामा जी आ गए, आओ आओ चलो भाई बैठो और बताओ सब हालचाल ठीक है, हालचाल पूछा, उसके बाद कहा चलो चाय पानी की व्यवस्था की जाए। आपने चाय पानी की व्यवस्था क्यों की, क्योंकि आप जानते हो कि ये हमारे मामा है, हमारे अतिथि हैं, आपने कुछ चाय पानी किया। और यदि उसी जगह पर कोई एक बाहरी व्यक्ति आ जाए, है ना, जो रोड पर घूमता हो, पागल हो, है ना, ऐसे उल्टा सीधा बकता रहता हो, पर अचानक आपके घर की आके बेल बजाए, आपने गेट खोला, कार्य ये तो वही व्यक्ति है जो कल शाम को रोड पे घूम रहा था, भागो भाई तुमको कुछ नहीं मिलेगा, उसको तो चाय पानी आप दोगे नहीं। बताओ उसको चाय पानी क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप जानते हो ये हमारे अतिथि के समान नहीं है, आप जानते हो ये हमारे परिचित का नहीं है, तो आपने उसको कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। आपने स्वागत सत्कार किसका किया था, अपने मामा का किया था। क्यों किया था, क्योंकि वो आपके ही अतिथि थे, आप उनको जानते थे अच्छे से,
तो वर्तिकाग्र ने भी वही किया। वर्तिकाग्र ने देखा अच्छा तुम हमारे ही वर्ग के हो, जैसे गुलाब का परागकण गुलाब की वर्तिकाग्र पर गया तो वर्तिकाग्र ने कहा अच्छा, और यदि यही कहीं पर गुलाब के वर्तिकाग्र पर गुड़हल का परागकण पहुंच जाए तो गुलाब की वर्तिकाग्र पहचान लेगी और कहेगी चलो भाई तुम हमारे परिवार के नहीं हो, तुम हमारे वर्ग के नहीं हो, तुम हमारे संबंधी कहां से हो सकते हो, चलो जाओ हटो। सॉरी। और जब वही परागकण गुलाब की वर्तिकाग्र पर गुलाब का परागकण पहुंचा, यानी उसी वर्ग के वर्तिकाग्र पर उसी वर्ग के पुष्प का परागकण पहुंचा, उसने पहचान लिया अरे तुम तो हमारी जाति को हो, चलो इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाए, चाय वाय पिलाई जाए अच्छे से। अब वर्तिकाग्र चाय नहीं पिलाती, तुमको शरीर भी चाय पिलाती होगी नहीं, उसने उसको अच्छे से भोजन देना शुरू किया। याद रखना परागकण को इससे पहले भोजन कहां मिला था, परागकण का जब अब ये घटना परागण हो गई, परागकोश से परागकण गया कि नहीं गया ये, है ना, तो परागकोश से परागकण का जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, कहलाता कि नहीं कहता। तो परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर गया से परागण का। अब यहां पर क्या है कि जब इसने देखा कि अब हाँ मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि परागकण को भोजन दो जगह मिलता है, भोजन दो जगह मिलता है। नंबर एक कहां, जब परागकण का विकास हो रहा था, जब परागकण का विकास हो रहा था तब इससे भोजन दे रही थी टेपिटम। टेपिटम भोजन कहां से ला रही थी, मध्य परत से ला रही थी। याद रखना मैं सब पढ़ा चुका हूं, एक ही बिंदु को बता चुका हूं। और जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर इसका परागण हो जाएगा और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तब इसको भोजन देगी वर्तिका। कौन देगी, वर्तिका। तो क्या हुआ, इसको भोजन मिलने लगा। भोजन मिलने के साथ साथ इसको अच्छी से जल भी पर्याप्त मिला। अरे भाई तुम किसी को जलपान कराओगे, रोटियां खिलाओगे या पूड़ियां खिलाओगे या उसको अच्छी सी मिठाई खिलाओगे, साथ में पानी तो पिलाओगे। ऐसा तो नहीं करोगे भाई चलो मिठाई खा लो जितनी खानी हो, पानी वानी नहीं मिलेगा, है ना, जितनी चाहो उतनी पूड़ियां खा लो जी भर के, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा। तो क्या कहेगा, भैया ऐसा करो कि तुम पानी ही दे दो, पूरी बेशक ना दो, है ना। तो क्या हुआ कि यहां पर इसको अच्छे से भोजन दिया गया। जब इसको बराबर भोजन मिल रहा था, क्या होता है जो लोग ज्यादा बैठे बैठे भोजन करते हैं, है ना, आप लोगों ने आसपास देखा होगा जो लोग बैठे बैठे भोजन करते रहते हैं, जो लोग बैठे बैठे भोजन करते हैं पेट बाहर निकल आते हैं। फिर कहा जाता है कि योगा करो, एक्सरसाइज करो, सुबह टहलने जाओ, है ना, थोड़ा बहुत दौड़ वौड़ भी लगा लिया करो। क्यों, क्योंकि आपका जो पेट निकल रहा है ये थोड़ा ठीक हो जाए, अच्छा नहीं लगता है। और अच्छे खराब की बात नहीं, मेन बात ये आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो इनकी भी वही कहानी हुई, इनको बैठे ठाने आराम से देखो बैठा हुआ था वर्तिकाग्र पर और अच्छे से इसको भोजन मिल रहा था, बड़े अच्छे से भोजन मिल रहा था इसको, और ये खूब अच्छे से भोजन कर रहा था। क्या हुआ कि लगातार इसके अंदर जल का स्तर बढ़ता गया, लगातार जल का स्तर बढ़ा। मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, एक ही बार में अंकुर समझ में आ जाएगा। लगातार इसके अंदर जल का स्तर बढ़ा और इतना स्तर बढ़ा, इतना स्तर बढ़ा कि इसकी जो आंतरिक परत थी मैंने एक बात आपको बताई थी, सॉरी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो परागकण होता है इसमें दो परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं, दो परतें होती हैं। एक होती है बाह्यचोल और एक होती है अंतःचोल। और मैंने बताया था जो बाह्यचोल होती है वो सबसे कठोर परत होती है, सबसे कठोर परत होती है, क्योंकि ये स्पोरोपोलिन बनी होती है, स्पोरोपोलिन से बनती है, तो ये सबसे कठोर होती है। बता दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। वैसे कमेंट अब तक कर देना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जो बाह्यचोल थी वो स्पोरोपोलिन से बनी हुई थी, वो सबसे सख्त कठोर परत थी, सबसे कठोर परत थी। तो क्या हुआ कि अब आंतरिक परत के ऊपर
लगातार उसके लगातार वो जल को अवशोषित कर रही थी, भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर रही थी, तो लगातार अंदर का आयतन बढ़ा। जब लगातार आयतन बढ़ा तो क्या हुआ, बाहरी परत कठोर होने के कारण इसको तो नष्ट तो कर नहीं सकते हो। अभी तक ऐसा कोई केमिकल, कोई एंजाइम, कोई भी अम्ल, कुछ भी अभी तक ऐसा ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोइन को नष्ट कर सके। तो भाई तुम एक आंतरिक दाब लगा के कहां से इसको नष्ट कर नहीं कर सकते हो ना। तो क्या हुआ कि अब इस अंतःचूल ने क्या किया, इसकी ही वृद्धि शुरू हो गई, अंतःचूल की ही वृद्धि शुरू हो गई। ये देखो है ना, अंतःचूल ही वृद्धि करने लगा। है ना, अंतःचूल जब वृद्धि की तब क्या हुआ कि पराग नलिका का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, पराग नलिका का। यही तो हम कर रहे हैं, पराग कणकांकुर या पराग नलिका का निर्माण। एक नलिका का निर्माण हुआ और जैसे ही नलिका बनी, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जैसे ही नलिका बनी तुरंत उस नलिका के अंदर सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपका कायिक केंद्रक था, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, कायिक केंद्रक क्यों कहा, कायिक कोशिका का केंद्रक है। और जनन कोशिका के केंद्रक को क्या कहेंगे, जनन केंद्रक। सबसे पहले कायिक केंद्रक किसके अंदर प्रवेश किया, तो ये आ गया कायिक, और ये कायिक केंद्र बिल्कुल टिप पर पहुंच गया, शीर्ष भाग पर पहुंच गया, है ना। साथ में इसका द्रव्य भी आ गया सारा का सारा, ठीक है। अब क्या हुआ अब इसके बाद ये पहुंच गया कायिक केंद्रक। क्या पहुंचा, सबसे पहले कायिक केंद्रक पहुंचा परागण करना। अब उसके बाद जब कायिक केंद्रक पहुंच जाता है है ना, ये कायिक केंद्रक उसके अंदर चला गया, द्रव्य भी सारा का सारा चला गया, है ना। अब जनन कोशिका भी जाने लगी। जनन कोशिका क्या करती है, कुछ पादपों में क्या करती, जनन कोशिका दो भागों में बंटकर दो युग्मक बनाती है ना। जनन कोशिका दो भागों में बट गई और बना लिए नर युग्मक। इनको क्या कहा गया, नर युग्मक कहा गया। क्या कहा गया, नर युग्मक कहा गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये कायिक केंद्रक भी आ रहा है और ये दो नर युग्मक भी आ गए। ये किससे बन रहे हैं, आप कहोगे सर ये बन रहे हैं जनन कोशिका से। किससे बन रहे हैं, ये जनन कोशिका से। कौन सा विभाजन हो रहा, समसूत्री विभाजन हो रहा। तो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले अब इस कायिक केंद्रक को, ये केंद्रक किसके अंदर है, नलिका के अंदर है, पराग नलिका के अंदर है, तो इसे नलिका केंद्रक भी कहा जाता है, नलिका केंद्रक। तो याद रखना, कायिक केंद्रक बोले या नलिका केंद्रक बोले, है ना, एक ही बात है ना। तो सबसे पहले प्रवेश कौन करता है, कायिक केंद्रक प्रवेश करता है, उसके बाद जनन कोशिका प्रवेश करती है जो दो नर युग्मक बनाती है, किसके थ्रू, समसूत्री विभाजन के थ्रू। अब आगे की प्रक्रिया क्या होती, क्या नहीं होती, क्या करते दो नर युग्मक, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। चलो हम लोग अब एनसीईआरटी को देखते हैं, क्या है एनसीईआरटी में, है ना। देखिए जो पढ़ा है वही है एनसीईआरटी में, क्या कुछ दूसरा तो नहीं है ना। चलिए अब उठा लीजिए आप लोग एनसीईआरटी, पेज नंबर रखिए आप लोग 24। अब पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। अब मैं भी एनसीईआरटी पढ़ूंगा, आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़िए।
क्या लिखा है, क्या कहना चाहती है वो। यहां पे हम लोग पढ़ चुके थे आंतरिक परत किससे बनी होती, क्या होती। यहां पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, आपका क्या विचार है एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन कर रही है कि आपका क्या विचार है, क्या विचार है किसके प्रति, बाहर चोल कठोर होना चाहिए। बताइए आप क्या चाहते हो। एनसीईआरटी कहती है कि आप लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया है ना, साफ कर दिया जाए, आप लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। जरूर भाई देंगे हम लोग, देना भी चाहिए। क्यों देंगे, क्योंकि हम लोगों का काम ही है, हम लोगों का काम ही है कि बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर दें, और उसी का आंसर नहीं दें भविष्य में जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी प्रश्न आएंगे, प्रश्न किसके रूप में आएंगे, बीमारियों के रूप में आएंगे। ये कोरोना संक्रमण जो चल रहा है, इसने डॉक्टरों के सामने एक प्रश्न रखा हुआ है कि चलो दिखाओ, हमारा तोड़ बताओ क्या है, वो कैसे अलग कर सकते। तो इस तरह से प्रश्न आने ही है, तो एनसीईआरटी के भी प्रश्न आएंगे तो उनको भी करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी ने पहला प्रश्न क्या कहा है, इसने कहा है आपका क्या विचार है, बाह्यचोल सख्त यानी कठोर होना चाहिए। पहला प्रश्न रखा है बाह्यचोल कठोर होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, ये इसने क्वेश्चन कर दिया है ना। इस क्वेश्चन को मैंने पहले नहीं किया था, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। इसने कहा है कि क्या बाह्यचोल कठोर होनी चाहिए, अपना विचार बताइए। आपका विचार होगा हाँ कठोर होनी चाहिए। अब मैं पूछता हूं क्यों, देखिए क्या पूछा है एनसीईआरटी ने, पूछ रखा है, नहीं पूछ रखा है। चलो मैं पूछ लेता हूं, आपने यदि कह दिया है कि हाँ सर कठोर होनी चाहिए, तो कठोर क्यों होनी चाहिए। सीधी सी बात है, कठोर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब यदि बाह्य परत कठोर नहीं होती, कल्पना करो ये बाह्य परत है जिसको हम बाह्यचोल बोलते हैं, यदि ये कठोर नहीं होती, यदि ये कठोर नहीं होती तो परागनलिका नहीं बनती, परागनलिका नहीं बनती, परागनलिका नहीं बनती तो पराग कण के जो नर युग्मक होते, नर युग्मक वो वर्तिका के थ्रू अंडाशय तक नहीं जा पाते, है ना, अंडाशय तक नहीं जा पाते, अंडाशय तक नहीं जा पाते तो निषेचन नहीं होता, निषेचन नहीं होता तो जाइगोट नहीं बनता, जाइगोट नहीं बनता तो जीवन संभव नहीं था, है ना। सॉरी, आपको बात समझ आ गई। तो इसलिए बाह्य परत का कठोर होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे क्या क्वेश्चन पूछ रखा है एनसीईआरटी ने, देखते उसको भी देखते क्या क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने अगला क्वेश्चन पूछ रखा है जनन छिद्र के क्या कार्य हैं। चलो दूसरा प्रश्न देखते क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा है जनन छिद्र के क्या कार्य हैं, पता होनी चाहिए आपको क्या है जनन छिद्र के कारण। आपको अगर सर जनन छिद्र के काम कार्य, तो अब जनन छिद्र कहां थे, ये परागकण था, है ना, ये इसकी बाह्यचोल हो गई, है ना। बाह्यचोल कैसी होती है, असतत होती है, होती कि नहीं होती। तो इसको जो ये आपको पोर दिख रहा है, इसी को कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं, जनन छिद्र। अब उसने कहा है जनन छिद्र के क्या कार्य हैं, आप कहोगे सर बड़ा इजी आंसर है, जनन छिद्र का कार्य है
पराग नलिका के निर्माण में भूमिका निभाना है या पराग नलिका को नलिका की सॉरी मुझे पराग नलिका लिखना चाहिए, अंतःचूड़ की अतिवृद्धि के बाद बनी पराग नलिका को रास्ता प्रदान करना, रास्ता या पथ बोल सकते हो, पथ प्रदान करना है ना, सीधी बात है। पराग नलिका को बाहर निकलने के लिए जो पथ दिया, रास्ता दिया, वो किसने दिया? जनन छिद्र ने ही दिया। पराग नलिका का निर्माण किससे होता है? याद रखना, पराग नलिका का निर्माण, एक क्वेश्चन यहां से हमारा और सॉल्व हो जाता है, अंतःचूड़ की अतिवृद्धि से होता है। तो अंतःचूड़ की अतिवृद्धि ही पराग नलिका का निर्माण करती है। बड़ा सीधा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी के जो 2 क्वेश्चन थे, बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे थे, लेकिन यदि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो बड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, बड़ा प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचूड़ कहते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यह एक पतली व सतत होती परत होती है, कौन? अंतःचूड़, जो सेलुलोज एवं पैक्टिन बनी होती है। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ते हैं। परागकण का जीवद्रव्य 2 कोशिकाएं जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म, हाँ साइटोप्लाज्म जीवद्रव्य क्या रखा है? साइटोप्लाज्म जब केंद्रक को शामिल नहीं किया जाता है और जीवद्रव्य जब केंद्रक को शामिल करके बोला जाता है। एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं। 2 कोशिकाएं कौन बनती हैं? आपको पता होगा, जनन कोशिका अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, और कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, ये 2 कोशिका बनती हैं। नंबर 1 हो गई जनन कोशिका, नंबर 2 हो गई कायिक कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। जनन कोशिका का केंद्रक छोटा होता है, कायिक कोशिका का केंद्रक बड़ा होता है। जनन कोशिका की आकृति निश्चित नहीं होती, तर्करूपी क्रमरूपी दिखाई देती है ना। और जनन कोशिका कायिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है ना। तो देखो क्या लिखा है, कायिक कोशिका जनन कोशिका समाहित होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती, अरे कुछ नहीं, जो हम लोग पढ़ा वही सब कुछ लिखा है। बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जो आपकी कायिक कोशिका, उसके अंदर भी जो केंद्रक है अनियमित आकृति का। अब इसने अनियमित आकृति क्यों क्या रखा है? क्योंकि असमान सूत्री विभाजन हो रहा था। असमान सूत्री विभाजन था कि नहीं था? तो असमान केंद्रक भी होगा। जनन कोशिका छोटी होती है तब कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। जनन कोशिका किस में तैरती है? कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती है। यह तर्क आकृति, हाँ तर्क को आकृति दे सकता है, क्रमीय आकृति दे सकता है, तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला है। तो जनन कोशिका के अंदर कितने केंद्रक था? 1 था। कायिक कोशिका के अंदर कितना केंद्रक था? 1 था। ठीक है, 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों में कितना दे रहा है? 60%, याद रखना। ठीक है, 60%। समझने प्रयास करना यहाँ पे जो मैं बोल रहा था। ठीक है, जो लोगों ने पढ़ा है वही एनसीईआरटी बोल रही है, बाकी कुछ नहीं बोल रही है। क्या बोला है? देखो यहाँ पे 60% में अधिक आवृतबीजी पादपों में परागकण इस 2 कोश की जड़ में चढ़ते हैं। तो 60% से अधिक 2 कोश की अवस्था में परागकण चढ़ते हैं। 2 कोश की अवस्था में परागकण जड़ते हैं।
40% में कैसे रहेंगे, सीधी कहोगे 2 कोश की, 3 कोश की। अब 2 कोश की क्या होता है, 3 कोश की क्या होता है अभी बताया। 2 कोश की में जैन कोशिका होगी प्लस कायिक कोशिका होगी, है ना। और 3 कोशिकी में 2 नर युग्मक होंगे और 1 कायिक कोशिका होगी। कोई डाउट है ना। टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो वही लिखा है या संग्रहित होते हैं शेष प्रजातियों में जैन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा। कौन विभाजन हुआ था जैन कोशिका में, समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झरने से पहले 3 चरण या 2 युग्मकों को बनाते हैं, 2 नर युग्मक बन जाते हैं। ठीक है, तो 2 नर युग्मक और 1 कोशिका। कौन कोशिका, कायिक कोशिका। लिख देता हूं यहां पर कायिक कोशिका। टोटल कितनी कोशिका हो जाती है, 3 कोशिका होंगी। तो 40% ये भी डाटा याद रखना और 60% ये भी डाटा याद रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है। ठीक है, उसकी तो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अनेक प्रजातियों के परागकण, अनेक प्रजातियों के परागकण, ठीक है, क्या करते हैं, एलर्जी भी करते हैं, रोग भी करते हैं। अब परागकण देखो एक चीज याद करो, परागकण से हमको हानियां, यदि आपको अगर शरीर से हानियां हैं, या तो एलर्जी की बात कर रहा है, एलर्जी तो बड़ा एक गंभीर बीमारी हो जाती है। अरे भाई डरो मत, लाभ भी है परागकण से। अब परागकण से क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, क्या हानियां होती हैं, क्या लाभ होते हैं, इन सब बिंदुओं पर चर्चा हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने परागकण का अंकुरण, या परागलिका का निर्माण हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो 4-5 पंक्तियां दी हुई थी उसका पूरा का पूरा आज मैंने आप लोगों को सार बता दिया है। पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद आपका जो लक्ष्य है वो नीट 2021 होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखो कि बायो में आने वाला हर क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, और पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों से शेयर कीजिए। यदि आपको मेरी बात समझ में आती है बहुत अच्छी बात है। यदि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, एनसीईआरटी की किसी पंक्ति में, किसी क्यूरीज में, किसी शब्द में कोई किसी प्रकार की समस्या है, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। आपका आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।